चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं आज। इसका नाम है मेमोरी और लर्निंग हम कर चुके हैं। इससे रिलेटेड है चैप्टर मेमोरी। और मेमोरी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स पढ़ेंगे। मेमोरी के अलग अलग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते ही हैं ज़्यादातर। एम में कोई पढ़ रहा है तो उसके एग्ज़ाम में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। चैप्टर थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट ही है साइकोलॉजी के सब्जेक्ट का। लर्निंग भी इम्पोर्टेंट चैप्टर था। तो मेमोरी में सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दी हुई है जिसमें इन्होंने एक पर्सन का नाम बताया हुआ है, ब्रैड विलियम्स। ये नाम इन्होंने स्पेशली इसलिए बताया हुआ है कि इसकी जो मेमोरी थी वो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी थी। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है कि इसको ज़्यादातर अपने सारी पुराने इवेंट्स इसकी लाइफ के, इसके साथ जो जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, एक्चुअली इसको सारे याद थे। अब जैसे हमें अपने अभी तक के जितने भी बचपन से लेकर अब तक जो जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं हमें सारे थोड़ी ना याद है। हमें कुछ कुछ चीज़ें याद है, कुछ कुछ चीज़ें भूल चुकी हैं। और याद भी है तो हमें ये नहीं पता ना कि उस दिन क्या डेट थी, उस दिन क्या टाइम था, उस दिन किस तरह का मौसम था। इस बंदे की जो मेमोरी है, जिसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, हाइपरथीमिशिया। हाइपरथीमिशिया क्या होता है इसमें ना, क्या पर्सन को अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत क्लियरली याद होते हैं। प्लस ये भी पता होता है कि उस दिन क्या टाइम था, उस दिन क्या डेट थी और किस तरह का वेदर था, उसने क्या पहना हुआ था, कौन से कलर का पहना था। इस तरह की मेमोरी होती है। मतलब कोई भी न्यूज़, इवन इसने कोई न्यूज़ भी उस दिन देखी होगी टीवी पे या कहीं, तब वो भी एग्जैक्टली उस दिन का टाइम और डेट और वेदर ये सब उसके बारे में बता सकता है। तो न्यूज़ इवेंट हो गया या पर्सनल इवेंट हो गए, जो एक्सपीरियंसेस इसके साथ हुए हैं वो इसको इतनी ज़्यादा इसकी मेमोरी में एक ये स्पेशल एबिलिटी है कि इसको वो सारी चीज़ें याद रहती है। इसकी कुछ यूट्यूब वीडियोज़ हैं, आप ये नाम डाल के इसका यूट्यूब में देख सकते हो। उसमें इसके इंटरव्यूज़ लिए हुए न्यूज़ चैनल वालों ने। अब तो ये थोड़ा सा पुराना है, मतलब ये काफ़ी पहले वो है, पहले की ही स्टडी है, काफ़ी पहले की है ये, अभी कोई लेटेस्ट बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। तो यूट्यूब में आप देखोगे आपको पुरानी वीडियोस मिलेगी। तो मेमोरी में क्योंकि ये यहाँ पे क्यों इन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि हमारी मेमोरी में क्या है कि कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ हम भूल जाते हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि मेमोरी के अंदर हमारी कैपेसिटी कम है या मेमोरी के अंदर चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं लेकिन हम उसको रिट्रीव नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते सही टाइम पे। तो किस तरह की है मेमोरी, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे हम आगे। मेमोरी के बिना हम लर्निंग नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो कि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कोई भी चीज़ लर्न करने का, मेमोरी। तो 3 प्रोसेस ऑफ मेमोरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 प्रोसेस होते हैं मेमोरी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। एनकोडिंग मतलब जब कोई चीज़ हम ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं, जिसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग में कोई चीज़ डालते हैं याद करने के लिए, एनकोडिंग हो जाता है। स्टोरेज मतलब जब हम उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, परमानेंटली होती है, टेम्परेरीली होती है। रिट्रीवल मतलब जब उसको वापस याद करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देख लेते हैं एक बारी। Memory is a process, but it also has a place in the brain as well. Perhaps the best definition of memory is an active system that receive information from the senses. हमारी मेमोरी को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? जितनी भी सेंसेस हैं हमारी वहीं से मिलेगी ना। हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम टच करते हैं, जो स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, जो हमारे को फील होती है, पेन फील होती है, जो कुछ भी जो भी हम लर्न कर रहे हैं वो हमारी सेंसेस के थ्रू ही तो जा रही है। तो सेंसेस से इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको वो स्टोर कर लेता है एंड देन उसको रिट्रीव करता है उस इंफॉर्मेशन को जब हमें चाहिए होती है। तो यही है मेमोरी। 3 प्रोसेसेस का मतलब ये है कि पहला प्रोसेस तो हो गया एनकोडिंग, जिसको बोलते हैं पुटिंग इट मतलब माइंड के अंदर पुट करना कोई चीज़। फर्स्ट प्रोसेस इन द मेमोरी सिस्टम इज टू गेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन, साइट, साउंड, ये एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग। एनकोडिंग इज द सेट ऑफ मेंटल ऑपरेशन दैट पीपल परफॉर्म ऑन सेंसरी इंफॉर्मेशन टू कन्वर्ट दैट इंफॉर्मेशन
into a form that is usable in the brain storage system। तो जो हमें इंफॉर्मेशन सेंसेस से मिलती है उसको हम अपने ब्रेन में हमारे ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट होकर जाती है जिससे उसका कुछ इंटरप्रिटेशन कर सके ब्रेन, जिसको हम ट्रांसडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं, जो हमने उसमें पढ़ा था न्यूरॉन्स में जब हम पढ़ रहे थे। तो वो जो सिग्नल ट्रांसफॉर्म होकर हमारे ब्रेन पे जाते हैं, जो हमारे सेंसरी सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होकर न्यूरल मैसेज बन के जब हमारे ब्रेन के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग। Encoding is not limited to turning sensory information into signal for the brain. Encoding is accomplished differently in each of three different storage systems of memory. In one system, encoding may involve rehearsing information over and keep it in the memory, whereas another system, encoding involves elaborating on the means of information. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एनकोडिंग का मतलब खाली ये नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन आप ब्रेन तक भेज रहे हो तो वो एनकोडिंग हो गया। इसके भी दो सिस्टम और होते हैं। एक तो ये होता है कि आप कोई चीज़ रिहर्स कर रहे हो, बार बार रट्टा मार रहे हो, कोई चीज़ बार बार पढ़ के याद कर रहे हो, तो वो भी एनकोडिंग हो रही है ना। और दूसरी कोई चीज़ आप इलेबोरेट कर रहे हो, मतलब आप उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी चीज़ याद करने के दो तरीके होते हैं। देखो जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रट्टा मार के याद करते हैं, बार बार चीज़ को पढ़ते हैं, याद करते हैं, वही सेम टू सेम लिख के आ जाते हैं, वो रिहर्सिंग हो गया। कुछ होते हैं जो इलेबोरेट करके याद करते हैं, मतलब पूरे उस चीज़ का मीनिंग समझ लेते हैं, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख के आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो ये दोनों ही एनकोडिंग के तरीके हैं। आप अपने ब्रेन में कैसे इन्फॉर्मेशन एनकोड कर रहे हो, ये दोनों तरीके हैं उसके। फिर आ जाता है दूसरा जो प्रोसेस था। पहला प्रोसेस था एनकोडिंग, दूसरा प्रोसेस आ जाता है कि स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? नेक्स्ट स्टेप है। जब आप एनकोड कर लेते हो इन्फॉर्मेशन तो वो थोड़ी देर के लिए आपके माइंड में रहती है, ठीक है, स्टोरेज में रहती है। अब ये डिपेंड करता है कि ये आपके माइंड में कितनी देर वो चीज़ रहती है, आपने उसको रिहर्सल कितना किया है, एलैबोरेट कितना किया है, ऊपर के प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि स्टोरेज कितनी देर की होती है, परमानेंट है कि टेम्परेरी है। स्टोरेज the period of time will actually be of different length depending on the system of in memory used। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जिस मेमोरी सिस्टम में people hold on information just long enough to work in within 20 seconds or so, तो एक सिस्टम तो ऐसा है जिसमें आप 20 सेकंड तक याद रख लेते हो, उसके बाद उस काम का हो जाता तो वो भूल जाते हो। जैसे आपने किसी का फ़ोन नंबर सुना, आपने उसको अपने माइंड में एक दो बार रिपीट किया, आपने फ़ोन डायल किया, आपकी बात हो गई, उसके बाद वो नंबर आप भूल गए, ठीक है। एक होता है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन मोर और लेस परमानेंटली होती है, ठीक है। तीसरा प्रोसेस आता है गेटिंग इट आउट, रिट्रीवल। अब गेटिंग इट आउट या रिट्रीवल का मतलब ये है कि कोई चीज़ आपने जो स्टोर करी हुई है उसको आप याद करने की कोशिश करते हो। सबसे मुश्किल चीज़ है ये, क्योंकि याद करने तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चीज़ें स्टोर हो, क्या पता स्टोर हुई है या नहीं हुई है, स्टोर हो गई हैं तो वो याद कैसे आएगी। सो रिट्रीवल प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड, अभी बाद में कह रहे हैं रिट्रीवल के बारे में हम बाद में नीचे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये फोटो दे रखी है उस पर्सन की जो मैंने ऊपर बात की थी, ब्रैड विलियम्स। इसी डॉक्टर के साथ है, न्यूरो साइंटिस्ट के साथ, क्योंकि इसकी ब्रेन के ऊपर फिर बाद में बहुत स्टडीज हो रही है ना कि कैसे इस तरीके से इसकी मेमोरी। अब आते हैं मॉडल्स ऑफ मेमोरी पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मॉडल्स ऑफ मेमोरी तो आते ही हैं, 11th-12th में भी हमने कुछ मॉडल्स ऑफ मेमोरी पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे शायद वो कुछ रिपीट ही होंगे। Memory experts have proposed several different ways of looking at memory. The model that many researchers feel is the most comprehensive and has perhaps been the most influential of the last several years is the information processing model। तो ये वाला मॉडल जो है ज़्यादातर रिसर्चर्स को ज़्यादा अच्छा लगता है। कहते हैं ये वाला मॉडल जो है वो सही एकदम बताता है कि किस तरीके से मेमोरी काम करती होगी। This approach focuses on the way information is handled, processed through 3 different systems of memory. The process of encoding, storage and retrieval। ऐसी तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल वही मॉडल है जिसमें ये 3 प्रोसेसेस होते हैं, एनकोडिंग के, स्टोरेज के और रिट्रीवल के। और यही मॉडल सबसे ज़्यादा जो कहते हैं रिसर्चर्स सूटेबल है। हमको मेमोरी के बारे में अगर पढ़ना है तो ये मॉडल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। Where it is common to refer to the 3 systems of the information processing as stages of the memory। तो इसी को ये 3 स्टेज मेमोरी भी मॉडल भी बोल देते हैं कई बार। That term seems to be imply a sequence of event. While many aspects of memory formation may follow a series of the step or stages, there are those who see memory as a simultaneous process। यहाँ कह रहे हैं कि ये वाला मॉडल तो ये बोलता है कि भाई मेमोरी स्टेप में चलती है, पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3।
लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मेमोरी साइमल्टेनियसली काम करती है, कभी स्टेप्स में नहीं होती है, मतलब सारी चीज़ें एक साथ चलती है, स्टेप वाइज नहीं होता है। With the creation and storage of memory taking place as a series of mental networks stretch across the brain. अब जो दूसरे जिन्होंने दूसरा मॉडल प्रपोज किया वो ये बोलते हैं कि स्टेप वाइज मेमोरी काम नहीं करती है, साइमल्टेनियसली सब कुछ पैरेलल काम करता है। This simultaneous processing allows people to retrieve many aspects of memory at all once. फास्ट रिएक्शन, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन होता है, डिसीजन होता है, वो बहुत फास्ट होता है। तो कह रहे हैं अगर ऐसे स्टेप वाइज होगा तो बहुत स्लो हो जाएंगे रिएक्ट करने में। तो इसीलिए दूसरे रिसर्चर्स कहते हैं कि ऐसे स्टेप वाइज कुछ नहीं होता है, बहुत फास्ट है सिस्टम, पैरेलल सब कुछ चलता है। द मॉडल ऑफ मेमोरी डिराइव फ्रॉम द वर्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड। तो यही जो साइमल्टेनियस चलने की बात कर रहे हैं, इसी मॉडल को बोलते हैं पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल कहते हैं जैसे कंप्यूटर में होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये चीज़ यूज करी जाती है कि सब चीज़ें बहुत फास्ट काम करती हैं और सारे पैरेलल नेटवर्क होते हैं। स्टेप वाइज कुछ नहीं होता है, क्योंकि स्टेप वाइज होगा तो बहुत, स्टेज वाइज अगर होगा कि पहले एनकोड हो रहा है फिर वो स्टोर हो रहा है, रिट्रीव हो रहा है, अगर ऐसे होने लगा तो बहुत स्लो हो जाएगा हमारा रिएक्शन। तो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल बोलते हैं कि सारी चीज़ें, बहुत सारे कनेक्शंस हैं हमारे ब्रेन में, सारी चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं और साइमल्टेनियस होती हैं। Information processing model assumes that the length of time that memory will be remembered depends on the stage of memory in which it is stored. अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो ऊपर वाला हम कह रहे थे, स्टेज वाला, वो ये कहते हैं कि कितनी देर तक इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में रहती है। ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे, किस स्टेज पे स्टोर हुई है मेमोरी, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे है। स्टेज 1 पे है, स्टेज 2 पे है। 1 पे है तो बहुत जल्दी उठ जाएगी, 2 पे है तो थोड़ा ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगी, स्टेज 3 पे है तो और ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगी। तो वो ये बोलता है। अदर रिसर्चर्स हैव प्रपोज्ड दैट अ मेमोरीज ड्यूरेशन डिपेंड ऑन द डेप्थ effort made to understand the meaning to which information is processed or encoded। लेकिन दूसरा एक जो मॉडल है, जब भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो कह रहे हैं कि स्टेज पे डिपेंड नहीं होता है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी डीपली उस इन्फॉर्मेशन को समझ रहे हैं। और आई थिंक ये एक सही बात है कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को कितना डीपली डेप्थ में जाके पढ़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो हमारे माइंड में कितनी देर तक रहती है, ना कि इस पे कि वो हमारे मेमोरी के कौन से स्टेज पे कितनी देर तक रुकी है। जब हम डीपली किसी चीज़ का मीनिंग समझते हैं तो वो हमें वर्ड टू वर्ड याद नहीं होता, लेकिन हमारे माइंड में वो चीज़ रहती है। तो डेप्थ, तो दूसरा मॉडल यही कह रहा है कि जब हम ये, इस पर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कितना डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे माइंड में वो चीज़ किस लेवल। लेकिन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल बोलता है कि स्टेज पर डिपेंड करता है। अब इन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया, जैसे ये समझो ये वर्ड है बॉल, BALL। अगर हम इसको सुपरफिशियली खाली देखते हैं तो ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इसमें 3 अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं। इस तरीके से हम खाली इसको देखेंगे तो इस तरीके से ये हमने इसको डीपली नहीं समझा, हमने खाली ऊपर से देख लिया है क्या लिखा हुआ है और इसको हम एज इट इज लिख के आ जाएंगे जिस तरह लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया कि जब हम ऊपर से पढ़ के जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर तक हमें याद रहती है, लेकिन हम इसका मीनिंग समझ जाएंगे कि ये बॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसको खेलने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम इसको डीपली समझ लेंगे तो वो चीज़ हमें परमानेंटली याद हो जाएगी, मीनिंग समझ लेंगे अगर इसका। तो ये जो मीनिंग समझने वाली बात कर रहे हैं, ये मॉडल है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग कहता है कि किस लेवल पे जाके आपने उसको समझा है, डीपर लेवल पे जाके समझा है या सुपरफिशियल लेवल पे। तो जितना ज़्यादा डीपर लेवल पे जाके आप उसको प्रोसेस करोगे, समझोगे, उतना ही ज़्यादा आप उसको ज़्यादा देर तक याद रख पाओगे। तो ये लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल क्या कहता है कि स्टेज वाइज होता है, स्टेज वाइज डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे है वो चीज़ जो आपने याद की है। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल बोलता है कि आपने किस लेवल तक जाके उसको समझने की कोशिश की है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कोई चीज़ कितना याद रहती है। अगर आप इस पिक्चर को देखो तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सेंसरी मेमोरी है, एनकोडिंग हो रही है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी है और उसकी यहाँ पे उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी है। यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है सेंसरी मेमोरी में। सेंसरी मेमोरी क्या है, जो हमारी सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेके अपने पास रखती है।
ऑल द इंफॉर्मेशन लॉस्ट विद इन अ सेकेंड और सो, इस जगह से इंफॉर्मेशन 1-2 सेकेंड में ही उड़ जाती है। लेकिन अगर आप उस चीज़ पर ध्यान दो, सिलेक्टिव अटेंशन मतलब अगर आप उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती है 15 से 30 सेकेंड, यहाँ पे कितनी थी 1 सेकेंड, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती है 15 से 30 सेकेंड। लेकिन अगर उसको आप रिहर्स नहीं करते तो वो उड़ जाती है। अगर आप इसको रिहर्स करते हो, मेंटेनेंस रिहर्सल मतलब वही आप याद कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो, रिहर्स कर रहे हो, तो ये आगे जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या लिखा हुआ है कि इंडेफिनेटली ऑल्दो सम इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, इंडेफिनेटली मतलब पता नहीं कितनी देर तक रहेगी, ज़्यादा देर तक रहती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा देर तक रहती है, पर ये नहीं पता, हो सकता है लाइफ टाइम तक भी याद रहे। लेकिन यहाँ से रिट्रीव करना मुश्किल हो जाता है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँच तो जाती है बहुत देर तक के लिए परमानेंटली, पर यहाँ से वापस इन्फॉर्मेशन याद करके अपनी सेंसेस में लेके आना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें सारी चीज़ें याद नहीं आती, कुछ चीज़ें याद आती, कुछ चीज़ें नहीं याद आती। तो ये कौन सा मॉडल है यहाँ पे? अब 3 स्टेजेस दिख रही हैं आपको यहाँ पे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो 3 स्टेज मॉडल है ये। इंफॉर्मेशन एंटर्स थ्रू सेंसरी सिस्टम, ब्रीफली रजिस्टरिंग इन सेंसरी मेमोरी. Selective attention filter the information into short-term memory where it is held while attention rehearsal continues. If the information receive enough rehearsal, maintenance or elaborative, it will enter the memory. तो मेंटेनेंस रिहर्सल क्या होता है? जब आप रट्टा मारते हो। इलेबोरेट रिहर्सल होता है जब आप उसका मीनिंग समझते हो। तो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कितनी देर तक रुकेगी। अब आगे देख लेते हैं। विच मॉडल इज राइट? कौन सा मॉडल सही है आपको लग रहा है? ऊपर जो हमने 3 पढ़े हैं, एक तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल बोल रहा है जो कहते हैं कि कौन सी स्टेज पे है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा हमने पढ़ा है कि कितना डीपली आप करते हो उस पर डिपेंड करता है। तीसरा कह रहा था कि अब इन्हीं दोनों की बात कर लेते हैं। इन दोनों में से आपको कौन सा मॉडल ठीक लग रहा है, कौन सा करेक्ट है मेमोरी के बारे में? तो आंसर क्या है कि दैट ऑल दीज मॉडल्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन सम इफ नॉट ऑल रिसर्च फाइंडिंग्स. Each of these views of the working of memory can be seen as speaking to different aspects of memory. तो कह रहे हैं दोनों ही मॉडल एक तरीके से मेमोरी को समझा रहे हैं, हम दोनों को कंबाइन लेके चलते हैं तभी हमें समझ में आता है। अगर आप एक मॉडल रिजेक्ट कर दोगे तो आपको आधी तब भी आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होगी मेमोरी कैसे काम करती है, दूसरा कर दोगे तो भी। तो दोनों को एक साथ ही लेके चलना पड़ेगा क्योंकि दोनों मॉडल ही सही बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे है और इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना डीपली समझा है। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है यहाँ पे कुछ। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल प्रोवाइड्स बिग पिक्चर व्यू ऑफ हाउ वेरियस मेमोरी सिस्टम रिलेट टू ईच अदर, हाउ मेमोरी मशीन वर्क्स। सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो कहता है कि 3 प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेजेस, वो ये कहता है कि कैसे मेमोरी काम करती है, ये समझाता है हमें, ठीक है। पीडीपी मॉडल क्या समझाता है? पैरेलल वाला मॉडल इज लेस अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ मेमोरी एंड मोर अबाउट कनेक्शन एंड टाइमिंग ऑफ मेमोरी। पीडीपी मॉडल ये कहता है कि भाई एक एक करके नहीं होता, सारी चीज़ें एक साथ प्रोसेस करती हैं, तो उसके कनेक्शन के बारे में बताता है, टाइमिंग के बारे में बताता है, इसलिए पीडीपी मॉडल भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा मॉडल जो है, द डेप्थ टू विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस कैन बी सीन थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ गुड पैरेलल कनेक्शन एंड ईच ऑफ 3 मेमोरी सिस्टम स्ट्रेंथन द ड्यूरेशन ऑफ मेमोरी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। तीसरा मॉडल ये कहता है कि आप जितना डीपली उसको प्रोसेस करते हो उतने आपके कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं, उतना ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ याद रहती है। तो तीनों ही मॉडल्स मिल के बता रहे हैं आपको कि हमारी मेमोरी कैसे काम करती है। तो तीनों मॉडल्स इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी मॉडल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अभी के लिए क्या कह रहे हैं कि जो प्रोसेसिंग मॉडल है ना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो ऊपर हम देख रहे थे ये वाला, इसको हम थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये समरी आ गई यहाँ पे 3 प्रोसेस मेमोरी के दिए हुए हैं। मेमोरी की डेफिनेशन है एक्टिव सिस्टम दैट रिसीव, ऑर्गेनाइजेस, स्टोर्स एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। तो ये हमने जो थ्योरी थी डिस्कस करी थी। अब इसके बाद क्विज आ गया छोटा सा, इसको भी देख लेते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाएगा हमें कितना समझ में आ गया जो अभी तक हमने पढ़ा। तो पहला क्वेश्चन है, एल्डन हैज जस्ट फिनिश्ड हिज एसे टेस्ट एंड हैंडेड इट इन। As he walks out of the classroom, he realizes that there are a few more things he should have included in the essay. Eldon's problem is in the memory process of.
अब ये बोल रहा है कि एल्डन अपना ऐसे लिख रहा था, लिखने के बाद उसने अपना टेस्ट दे दिया, जब वो बाहर आया तो उसको याद आया कि मुझे तो कुछ और भी उसमें ऐड करना था, जो उसको बाहर आके याद आया। तो किस चीज़ में प्रॉब्लम आई यहाँ पे उसको? इनकोडिंग में, स्टोरेज में, रिट्रीवल में, रिटेंशन में। तो यहाँ पे उसको रिट्रीवल में प्रॉब्लम आई ना, उसको याद करने में प्रॉब्लम आई, मतलब वापस उसको इन्फॉर्मेशन को याद लेके आने में अपने माइंड में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन एडी studies her psychology term, she tries to tie each concept into something she already knows. She thinks about the meaning of the concept rather than just saying the words over and over. Which model of memory would explain? सिंपल क्वेश्चन है। एडी जब अपनी साइकोलॉजी की टर्म्स याद करती है तो वो हर टर्म का मीनिंग याद करने के लिए उसको किसी न किसी चीज़ के साथ जोड़ लेती है। ठीक है, जो चीज़ वो ऑलरेडी जानती है, जैसे वो अपने माइंड में कोई चीज़ याद कर रही है, जैसे वो अगर माइंड में क्लासिकल कंडीशनिंग याद कर रही है तो वो उसको किसी वर्ड के साथ जोड़ लेगी, जैसे कंडीशनिंग को एयर कंडीशनर से मीनिंग से जोड़ लिया, तो उससे उसको क्या है, चीज़ों को समझ के याद करने में ईजी रहता है, ना कि वो रट्टा मार के याद नहीं करती, ओवर एंड ओवर उसको रट के याद नहीं कर रही है, वो उसको मीनिंग से याद कर रही है। तो ये कौन सा मॉडल है? लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल है, पैरेलली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के 3 स्टेज मॉडल। तो ये वाला है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ा था कि जितना ज़्यादा डीप लेवल में पढ़ेंगे उतना याद रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग अगो इन द डार्क एजेस ऑफ टेलीविजन व्हेन अ टेलीविजन सेट वाज टर्न्ड ऑफ इट टुक अ व्हाइल फॉर द लास्ट इमेज दैट वाज ऑन स्क्रीन टू फेड अवे। दिस इज मोस्ट लाइक। तो ये वाला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब पहले पुराने टाइप के टेलीविजन होते थे, वो वाले टेलीविजन की बात कर रहा है जो पहले होते थे, जिनको बंद करते थे तो बंद होने के बाद भी उनकी स्क्रीन पे कुछ चीज़, एक लास्ट इमेज नज़र आती रहती थी थोड़ी देर के लिए। तो वो कौन सी मेमोरी है? बेशक ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि जो आइकॉनिक मेमोरी होती है, जो मतलब जो कोई इमेज हम देखते हैं, जब वो हमारे माइंड में वो इमेज थोड़ी देर तक के लिए याद रहती है, उसको आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। तो ये इसका आंसर भी हम नीचे पढ़ेंगे इसको। Which type of memory is used to keep the flow of conversations going by allowing a person to remember what was just said? और कोई चीज़ अगर हमने सुनी हुई है वो हमें थोड़ी देर तक याद रहती है, तो वो कौन सी मेमोरी होती है? तो इसको हम इकोइक मेमोरी कहते हैं, इकोइक। तो ये 2 चीज़ें अभी हमने पढ़ेंगी हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से ये स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।